विजय जी, आपको क्या लगता है, हेडलाइन मैनेजमेंट है या वाकई कोई बहुत गंभीर मसला है और सरकार चाहती है कि इस पूरे मसले को अंतिम समय तक विपक्ष के सामने रखा जाए? अशोक जी, मैं समझता हूँ कि जो प्रिया कह रही है हेडलाइन मैनेजमेंट, वो पार्शियली उनका बिहेवियर है इस सरकार का। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए स्पेशल सेशन बुला लें, ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशल सेशन का अनाउंसमेंट की टाइमिंग हेडलाइन मैनेजमेंट का पार्ट हो सकती है कि आप कब अनाउंस कर रहे हैं, कब चीजों को अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन और कोई उस दिन तय किया हो उन्होंने, ऐसा नहीं हो सकता, समझे। और इसको आप कोई ऐसा समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल एम्बुश है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग से कुछ तूफान आ जाएगा। तो इसलिए वो हेडलाइन मैनेजमेंट उनके बिहेवियर में है, उनके रूटीन में है कि वो उस तरह से करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन अनाउंसमेंट करना जो है वो पार्ट ऑफ हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन सेशन पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन उनके लिए बुलाया जाए, ऐसा नहीं। पहली बात। दो तीन बातें मैं कर देता हूँ कि सेशन को लेकर आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, प्लीज आप प्लीज गो अहेड। मैं कह रहा हूँ कि दो बातें हैं, एक तो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, और दूसरा कन्वेंशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आर्टिकल 85(1) जो है उसमें एक तो पहली बात है कि कोई स्पेशल सेशन का मेंशन ही नहीं है। हमारे संविधान में, हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में भी स्पेशल सेशन का कोई मेंशनिंग नहीं है कि किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, उसको वो बुला सकती है सरकार, और उसके लिए सीसीपीए की मीटिंग होती है, समझे। बिना सीसीपीए की मीटिंग के सेशन को नहीं कन्वीन किया जा सकता। तो वो सीसीपीए की मीटिंग हुई जिसमें 10 मिनिस्टर हैं, जिसमें होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इस समय जो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, आईएनबी मिनिस्टर हैं। तो 10 मिनिस्टर उसमें हैं कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री समेत। तो वो सीसीपीए ने तय किया, वो मीटिंग की होगी, उसके बाद उन्होंने स्पेशल सेशन किया होगा और उसका एजेंडा तय किया होगा, जो भी एजेंडा उनका होगा। पहली बात ये तो रूल्स में तो कहीं पर इस बात का कोई जिक्र नहीं है। सीसीपीए ने अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेज दी, प्रेसिडेंट ने उसको प्रोमलगेट करने के लिए या जो भी बात है उनको कन्वीन करने के लिए कह दिया। ये एक बात है, उसके लिए डेट तय हो गई। अब मैं बात परंपरा की करता हूँ। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हो या जनरल सेशन हो, जनरल सेशन में तो 15 दिन पहले उसको वो देना ही होता है, हालांकि उसमें कोई एजेंडा नहीं होता। ज्यादातर होता है कि बिल ये लाए जा रहे हैं, उसका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जो स्पेशल सेशन बुला रहे हो और उसमें आपने कहा क्वेश्चन आवर नहीं है, जीरो आवर नहीं है, तो नहीं होता नॉर्मली, तो फिर तो कुछ ना कुछ स्पेशल एजेंडा होगा ना। इसका मतलब गवर्नमेंट बिजनेस है जिस पर सरकार को काम करना है, सरकार को जवाब देना है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी क्या वजह है कि सरकार इसको ओपन ना करे, क्योंकि फाइनली तो पार्लियामेंट में आना ही है ना। कल नहीं आएगा तो आज आएगा, आज नहीं आएगा तो कल बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट में खुद ही बैठ के खुद ही वो कुल्हड़ी में गुड़ जो है घोल लेंगे, ऐसा तो है नहीं। पार्लियामेंट में तो आएंगे ही। तो मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ में आता कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कानून उनको इसकी इजाजत देता है कि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप कोई भी सेशन बुलाएं तो उसका पूरा एजेंडा रखें। इस तरह की रूल्स में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवस्था यही रहती है कि जब हाउस को ही बुलाना है और स्पेशल सेशन है, खासतौर से जैसे विनोद जी ने जिक्र किया, तो आप कुछ खास काम करना चाहते हैं ना, तो उसमें सब लोग तैयार होकर आए, क्योंकि कोई भी खास काम देश के लिए किया जा रहा है। जो भी आप सेशन में ला रहे होंगे, मैं इस पे कयास पे जा ही नहीं रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसको बुलाना चाहिए। एक चीज और मुझे थोड़ी सी अखरी आज कि सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को सेशन को लेकर कि सेशन बुला रहे हैं तो आप एजेंडा लाइए। उसका जवाब पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर दें, ये मुझे व्यवस्था के मतलब संवैधानिक नहीं कहना चाहिए, पार्लियामेंट्री या पॉलिटिक्स का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से ठीक नहीं लगी। प्रधानमंत्री जी की कार्यालय की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसका जवाब आता, भले ही उसको पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बताते कि भाई क्या जवाब दिया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर को कोई चिट्ठी लिखी जाए, उसका जवाब कोई दूसरा आदमी दे, ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। मैं इसको ये समझ लीजिए कि इस तरह से करना चाहिए। अब दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ कि सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है, मैं उसको देख रहा हूँ 24 दलों के गठबंधन की, उसमें जितने पॉइंट किए हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर अभी अभी जब हमारा मानसून सेशन खत्म हुआ है और उसमें आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, उसमें से उन सब विषयों पर चर्चा हो गई। इसमें से कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो बहुत खास हो जिस पर अब विशेष सत्र में चर्चा हो। और जब जीरो आवर की व्यवस्था नहीं है, क्वेश्चन आवर की व्यवस्था नहीं है, स्पेशल सेशन है, तो उसमें आपके इस बिजनेस के लिए जगह नहीं होगी। सरकार चाहे तो कर ले कि कहे कि भाई ठीक है हम एक दिन इस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन ये मैं आज बता रहा हूँ, फिर कल चर्चा होगी कि इसको सरकार ने सोनिया जी की चिट्ठी पर
कुछ काम नहीं किया, महंगाई पर चर्चा नहीं की। महंगाई पर चर्चा तो अभी हो गई ना, अडानी पर चर्चा हो गई, सब चीजों पर। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बता रहा हूँ। तो सोनिया जी को केवल चिट्ठी पर इस बात पर जोर देना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कि वो सरकार को कहते कि भाई आप इसको बताएं क्या स्पेशल सेशन में आपका एजेंडा है, ताकि हम सब लोग उसके लिए तैयार हो और हम आप सपोर्ट करें। ठीक है, और ये अच्छी बात आज कही गई है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है कि जयराम रमेश ने कहा कि हम सेशन का बायकॉट नहीं करेंगे, तो ये भी अच्छी बात है कि नहीं बायकॉट करेंगे। और वैसे बायकॉट हो तो भी कोई उसमें कोई, मैं उसको परंपराओं के साथ ही मानता हूँ। तो ये 3-4 बातें ऐसी हैं जिस पर होना चाहिए। और इस सरकार ने पहला जो बड़ा काम किया था स्पेशल सेशन का था, वो था 30 जून 2017 को, जब जीएसटी के लिए मिडनाइट सेशन बुलाया गया। और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में 75 साल में पहला एक स्पेशल सेशन है जिसमें कोई बिल को पास करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया। बट विजय जी, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न इसी बात को लेकर ये है कि सरकार से विपक्ष की बड़ी नेता सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि भाई आपने स्पेशल सेशन बुलाया है, कंसल्टेशन भी नहीं किया और आप हमें ये भी नहीं बता रहे एजेंडा क्या है। तो कम से कम हम आपको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जो भी एजेंडा होगा उस एजेंडे पर हम उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, हम उसमें जो भी बहस होगी उसमें हिस्सा लेंगे और हम अपनी तरफ से कह देते हैं कि इन मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार। ये मोटा मोटी सवाल। अब जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि सोनिया गांधी कोई छोटी नेता नहीं है, वो एक बड़ी नेता है, सम्मानित नेता है, विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उसका जवाब दे रहा। इसका मतलब क्या है? क्या टोटल ब्रेकडाउन है विपक्ष और सरकार के बीच में? दोनों के बीच में ना तो कोई कम्युनिकेशन है, ना किसी तरीके का कोई कॉन्फिडेंस मेजर दिखाई पड़ता है। क्या टोटल ब्रेकडाउन हो गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया, कोई कम्युनिकेशन नहीं? ऐसा है क्या विजय जी? ये तो पिछले सेशन में भी दिखाई दिया, और ये पिछला पूरा 2019 की हिस्ट्री देखें हम तो टोटल है कि नहीं है, लेकिन बड़ा ब्रेकडाउन है। दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन एक तरह से नहीं है। नहीं तो 2019 से लेकर अब तक जितने सेशन हुए वो इस तरह से वॉश आउट नहीं होते। और कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ ऐसा होता है कि मिस हैंडलिंग भी होती है सरकार की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। जैसे अपोजिशन की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई कि अब आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे प्राइम मिनिस्टर के भाषण में वॉकआउट कर जाते हैं, ये मिस हैंडलिंग है। और पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर का काम होता है अपोजिशन को नाराज करना नहीं, अपोजिशन को थोड़ा सा अपीज करना। ये क्योंकि पार्लियामेंट मिनिस्टर का काम क्या है कि गवर्नमेंट बिजनेस को आगे बढ़ाए। गवर्नमेंट बिजनेस तब बढ़ता है जब आप विपक्ष के साथ एक बेहतर तालमेल रखते हैं। अभी तक की पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यही है कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर को बहुत बार तो आप कंफ्यूज होते हैं कि वो किस पार्टी का है, कि वो सुषमा स्वराज हो, वो गुलाम नबी आजाद हो, वो प्रमोद महाजन हो, वो राजीव शुक्ला हो। वो जब सेंट्रल और अब तो व्यवस्था खत्म हो गई, आप वहां बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो किसके साथ बैठे हुए, क्योंकि वो अच्छे अच्छे नाराज लोगों को बड़े इश्यूज पर सरकार के साथ लाने में, कम से कम सरकार के सामने पार्लियामेंट में खड़ा करने में मदद करते हैं। यदि आप जो अभी मैं व्यवस्था देख रहा हूँ उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को या सरकार के जो भी ट्रैक 2 या बैक टू चैनल जो होते हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। क्या बिना विपक्ष के संसद पूरी हो सकती है? सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि सारी संसद वही है, विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष आए ना आए, एजेंडा बताए ना बताए, संसद तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मिलाकर बनता है, अकेले तो नहीं बनता। तो ये जो सरकार का बिहेवियर, ये आपको समझ में आता है?
राजेश। आशुतोष, आपने एकदम सही कहा कि सरकार जो है एग्जीक्यूटिव अलग होता है और सांसद जो लेजिस्लेचर है वो अलग है। सत्ताधारी पार्टी को सरकार में रहकर काम करना होता है और सांसद जो है वो सारे लोगों के प्रतिनिधित्वों को लेकर है, तो उसमें विपक्ष का भी उतना ही जगह है जितना सत्ताधारी पार्टी का है। और ज्यादातर सांसद में सारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे पार्टियों को एक साथ लेकर, और बहुत अच्छी तरह से विनोद जी ने समझाया कि कैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का जो रोल होता है वो सबको एक साथ लेकर चलता है। तो एक तरह से ये बड़े दुखद बात है कि वो सारे परंपरा हमारे टूट रहे हैं, अगर टूट नहीं गए हो तो। क्योंकि जिस तरह से अगर सिर्फ व्यवहार के तौर पे नहीं, जो भाषा की भी जो इस्तेमाल हो रही है, इवन फॉर्मल लेटर में जो जवाब एकदम उन्होंने सही उठाया कि भाई एक जब सोनिया गांधी जी आपको प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन पीएमओ से कम रिप्लाई आता, और उसको हो सकता है प्रहलाद जोशी पीएमओ के बिहाफ में पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं ये परंपरा, तो आप आइन कानून को देखेंगे तो ये कई सारी चीजें, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। कानून कहता है कि सरकार बुला सकती है कोई भी सत्र किसी भी समय पर। कानून ये भी नहीं कहता है कि कोई सत्र बुलाने के लिए उसे विपक्ष के साथ मशवरा करने की आवश्यकता है, लेकिन परंपरा है, और परंपरा बहुत उतना ही अहम है जितना कानून अहम होता है, खास करके एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और खास करके सांसद को जो चलाने की होता है वो परंपरा पर ही टिका हुआ रहता है। तो अगर वो परंपरा टूट जाए तो जो सांसद का जो अहमियत है वो टूट जाता है। सबसे बड़ा डेंजर वही है। हो सकता है कि हम चाहते ही नहीं है वो जो हमारा सांसदीय परंपरा है उसको रखना ही, बजाय रखना नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जरूर है कि आप इस पर अगर कंसल्टेशन कर लिए होते तो अच्छा होता। मुझे और एक चीज जो लग रहा है, जो बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये सरकार छुपा क्यों रही है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार छुपा रही है। हो सकता है मैं गलत हूं। मुझे लगता है सरकार इनके कुछ सोच आए, ये जरूर कुछ चीज का प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे प्रिया ने बहुत सही कहा, जितने सारे आप अंदाज लगा रहे हो सारे अंदाज गलत हो जाएंगे, ये कुछ और ही होगा। लेकिन वो जो कुछ और है जिसके लिए इन्होंने एक डिसीजन लिया कि स्पेशल सेशन बुलाना है, और हो सकता है वो 31 को अनाउंस करना, वो हेडलाइन मैनेजमेंट उसका पार्ट हो गया, लेकिन इन्होंने किसी समय तय कर लिया है कि हमको एक चीज, ये कुछ चीजें करना है और इसके लिए स्पेशल सेशन एक बुलाना है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये डिसीजन होने के बाद शायद कुछ चर्चा हो रहे हैं, और शायद गवर्नमेंट अभी तक इंडिसाइसिव है। जो भी उसका प्लान है उसको लेकर वो शायद कोई निर्णायक मोड़ पर पहुंच नहीं पाए हैं, इसीलिए ये इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट राजेश, क्या चीज है? राजेश, क्या ये स्वस्थ परंपरा है कि जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में टोटल ब्रेकडाउन हो जाए, बातचीत भी नहीं हो रही है? और मैंने तो कम से कम पिछले कई सालों, 2-3 सालों में देखा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई हो, उनके बीच में किसी तरीके की कोई बातचीत हो, एक दूसरे को समझाने बुझाने की कोशिश, ये तो बिल्कुल नहीं। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सोनिया गांधी से को लेके वो थोड़े से तनमनाए रहते थे, लेकिन उनके जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते थे वो लगातार सरकारों के विपक्ष के साथ रहते थे। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे वो लगातार विपक्ष के संपर्क में रहते थे और आपस में मिलजुल कर ही चीजों को चलाया करते थे। वो जो टूटना है ये इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? क्या इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी की नई लीडरशिप जिम्मेदार है? कौन इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, एक घर में अगर भाई भाई को मिलकर रहना होता है, लेकिन जो ये दोनों भाइयों को रिश्ते के बड़े जिम्मेवारी बड़े भाई पर होता है, तो ये जो परंपरा निभाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो दायित्व, जो ओनर्स, ये ज्यादा सत्ता पक्ष के ऊपर रेस्ट करता है। आप एकदम सही कह रहे हो कि ये परंपरा की ब्रेकडाउन हो रही है। जो संवाद है एक रहना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो टूट रही है, टूट गई है आप कह सकते हो।
और इसके लिए जिम्मेदार पहले आप सत्ता पक्ष को ही ठहराएंगे, क्योंकि उन्हीं का काम, वो बड़े भाई के तरह विपक्ष को साथ में लेकर चलने का जिम्मेदारी ज्यादा उनके ऊपर है, ना कि विपक्ष के ऊपर। एक मुद्दा ये है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है, उसका जो मूल कारण जो है वो देखिए, उसका जवाब हमारे जो पिछले कुछ सालों से जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें है। पार्टी और सरकार के बीच में जो लाइन्स है वो ब्लर हो गए हैं। लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि सरकार अलग है, पार्टी अलग है। रूलिंग पार्टी सरकार नहीं होती है। रूलिंग पार्टी से चयन किया जाता है, एग्जीक्यूटिव बनता है। वहां एग्जीक्यूटिव का लीडरशिप रूलिंग पार्टी के कुछ लोग लेते हैं, लेकिन हमारा एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लेकर सरकार बनती है। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो रूलिंग पार्टी से आते हैं। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन हो गया है कि वो सोचते हैं कि सरकार पार्टी का है, पार्टी सरकार है, सरकार पार्टी है। तो ये सबसे बड़ा जो है दिक्कत यही आती है। और ये जब सोच और या समझ की कमी हो जाती है, उसके बाद लोग समझते नहीं है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में संवाद जरूरी क्यों है, कुछ परंपरा का अहमियत क्या है, एक संसद को किस तरह से चलना चाहिए, ये सब नजरअंदाज हो जाता है। तब एक लीडर डिसाइड कर सकता है, लोग कह सकते हैं कि सब कुछ इसमें सही है, कोई कुछ गलती नहीं सोच सकता है। आप और हम बात कर रहे हैं इस बात पर लेकर, इतना उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन अगर वो आम जनता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट सत्र स्पेशल सेशन बुलाए, आप अपोजिशन को कंसल्ट किए कि नहीं किए, आप एजेंडा 48 घंटे पहले दिए या 72 घंटा पहले दिए, अपोजिशन का मौका दिए कि नहीं दिए डिबेट करने का, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये पूरा देश का जो गणतंत्र की जो आज स्टेट है उसके ऊपर ये कमेंट्री है, और बहुत दुखद कमेंट्री है। ये हमें सबको समझना। ये जो नई संस्कृति आई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ 5 साल के बाद चुनाव ही रह गया है? क्या संसद के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे से बात करना पूरी तरीके से बंद कर देंगे? और अगर कानून बनाना है तो फिर शोर हो चाहे ना शोर हो, वो कानून बन जाता है, उसमें बहस भी उस तरीके से नहीं होती। स्टैंडिंग कमेटी के पास, जो जैसा कि पहले कानून बनने के बाद अक्सर स्टैंडिंग कमेटी के पास चली जाती थी, कुछ दूसरे कमिटीज के पास जाते थे, वहां सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग बैठ कर उस पर चर्चा करते थे, उस पर संशोधन होता था, फिर एक नए तरीके का ड्राफ्ट सामने आता था, फिर उसमें बातचीत होती थी। एक पूरी प्रक्रिया है। आज ये आरोप लगता है कि आनंद फानंद में कानून भी बन जाता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास रेयरली कोई चीज जाती है। ये नई पार्लियामेंट्री नई संसदीय संस्कृति हो रही है, और क्या ये देश के लिए ठीक है, विनोद जी? नहीं, देखिए, लोकतंत्र का तो मूल सिद्धांत ही ये है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में मुद्दों पर असहमति के बावजूद एक समन्वय और संतुलन होना चाहिए। मुद्दों पर उनके बीच बहस होगी, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, सड़क पर भी होगी, संसद में भी होगी, लेकिन उसके बावजूद संवाद निरंतर होना चाहिए। ये तो लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। नहीं तो लोकतंत्र फिर उस तरह से लोकतंत्र नहीं रह पाएगा भाई। ठीक है, कहने के लिए आप मान सकते हैं कि लोकतंत्र है, बड़ी पार्टी है, संसद है, बिल्डिंग नई बन गई, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, देश है, लेकिन जो लोकतंत्र मूल रूप से जिसमें होना चाहिए वो नहीं रह पाएगा अगर ये संवाद और संतुलन नहीं रहा। और आप सही, और इसीलिए संवाद और संतुलन बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी जो होती है उस सरकार की, कोई भी सरकार ही रीच आउट करती है अपोजिशन को। अपोजिशन विपक्ष की स्थिति वैसी होती है जैसे घर में छोटे भाई की, कि जब वो किसी बात में नाराज होकर रूठ जाता है और घर से बाहर जाके बैठ जाता है, तो घर का बड़ा ही जाके उसको मनाता है कि बेटा चलो कोई बात नहीं, तुमसे बात करेंगे, आओ समझाओ, समझोगे। लगभग वही स्थिति होती है सत्ता पक्ष के पक्ष की। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार सत्ता पक्ष को विपक्ष की परवाह नहीं है, और जब सत्ता पक्ष को विपक्ष की परवाह नहीं है तो विपक्ष में भी एक भावना आ गई कि हम भी तुम्हारी परवाह नहीं करते, और वो फिर दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं पिछले 9 सालों में, 370 हटाने का फैसला, ट्रिपल तलाक का कानून, नोटबंदी, और भी कई बड़े फैसले हुए हैं अगर आप देखें, लेकिन उसमें कहीं भी विपक्ष के साथ संवाद, विपक्ष को एंगेज ही नहीं किया गया किसी तरह से। जबकि ऐसा नहीं है, विपक्ष को एंगेज किया जाता रहा है। भाई बहुत दूर हम ना जाए नेहरू जी के जमाने में
हम नरसिम्हा राव के जमाने की बात कर ले, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन में भेजा गया, भारत कश्मीर मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद के साथ प्रतिनिधिमंडल में की बात रखेंगे, राजीव गांधी ने भेजा था। इसी तरह बहुत सारे जो प्रतिनिधिमंडल सरकार के और होते हैं उसमें सारे दलों के लोगों को भेजा जाता है। अब तो वो सारी परंपरा कहीं सुनने में नहीं आती, न इस तरह से कोई चर्चा में होता है। और सबसे बड़ी बात ये है आशुतोष जी कि बार बार ये कहा जा रहा है, जैसे आप भी कह रहे हैं, ये दरअसल ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र के स्तर पर ये पहली बार हो रहा है, केंद्र के स्तर पर, लेकिन राज्यों में ये शुरू हो गया था। राज्यों में जिस तरह से एक अधिकारवादी दलों का उदय हुआ पिछले 10-5 वर्षों में, और जिस तरह उन्होंने विपक्ष को अपने उस पर लेना शुरू किया। गुजरात में अब मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त विपक्ष की क्या स्थिति थी, जरा आप गूगल कर लीजिए, ये पता कर लीजिए। विजय जी तो गुजरात बहुत जाते रहे, या आज ममता बनर्जी कितना विपक्ष को विश्वास में ले रही है, ये भी देखना पड़ेगा। यही स्थिति और राज्यों की है। तो ये जो लोकतंत्र में हम जब नेता का चुनाव करते हैं ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जी हमारे राज्य ले लीजिए, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, हाँ आपके राज्य की भी स्थिति यही है, ये तमिलनाडु की स्थिति यही है। उसका कारण बताओ क्या है? उसका कारण ये है कि जब नेता कोई भी हो, उसको ये लगता है कि जनता से मैं सीधा संवाद कर रहा हूँ, जनता हमें चुन रही है, तो जो लोकतंत्र का तंत्र होता है, वो चाहे पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, वो सब उससे उसकी उपेक्षा होने लगती है। नेता अपनी पार्टियों की नहीं सुनते, विपक्ष की छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी की नहीं सुनते, और उनको ये हो जाता है कि सिर्फ उनके नाम पर वोट मिल रहा है, तब ये स्थिति बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है। और इसीलिए हम जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, ये नरसिम्हा राव क्यों याद करते हैं? नरसिम्हा राव को छोड़ भी दिया जाए तो नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर तो वोट मिलता था, लेकिन उसके बावजूद उनको था कि लोकतंत्र अगर चलना है तो विपक्ष और उसकी जो सारे संस्थाएं हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। मुझे लगता है ये भावना पिछले कई वर्षों में लगातार कमजोर होती गई है और होती जा रही है, जो बहुत ही मतलब मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल ही मैं जयपुर में था और मैं वहां से खाना खाने के बाद जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उनसे बात करने लगा। वो व्यवसायी आदमी है, कारोबारी है, राजनीति से कोई लेना देना उनका ज्यादा नहीं था। और जाहिर है क्योंकि व्यापारी वर्ग या जिस समाज से आते हैं उससे उनकी सहानुभूति या उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए रहता है। लेकिन उन्होंने कहा इस बात को, मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि सब ठीक तो है, लेकिन जिस तरह से देश चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और जिस तरह डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें केंद्रीय सेंट्रलाइज हो रही है, वो मुझे लगता है कि लंबे समय में देश के लिए नुकसानदायक है। तो ये बात आम आदमी भी महसूस कर रहा है। हम आप यहाँ बहस कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है जो अपनी दुकान में बैठा हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा एकाधिकार शक्तियों का निर्णय लेने का, वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कहीं ना कहीं हम एक ऐसे डेमोक्रेसी बदलते जा रहे हैं कि हमारे हर राज्य में एक बड़ा नेता है, उसके पीछे वोट है और वो उसकी अपनी मनमानी है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और मुझे लगता है जो हम फिर मूल इस पे आते हैं आपके विशेष सत्र वाले मुद्दे पर। विशेष ये सही है कि अभी विशेष सत्र 18 तारीख से शुरू होना है, तो सरकार जरूरी नहीं कि आज ही बता दे, हो सकता है सरकार 15 को बताए, 12 को बताए, 14 को बताए, उसका अधिकार है। लेकिन एक बात जरूर है, ये बात विजय जी से और अपनी सबसे सहमत हूँ कि खाली हेडलाइन मैनेजमेंट का मामला नहीं है ये। हेडलाइन मैनेजमेंट का दिन तो हम मान सकते हैं 31 तारीख से चुनाव किया, इसके पीछे कोई गंभीर उनकी रणनीति है, कोई गंभीर एजेंडा है, कोई ऐसा जो जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत सुनियोजित तरीके से इसको अभी तक गोपनीय रखा गया है। बिल्कुल प्रिया, ये जो विनोद जी कह रहे हैं कि भाई ये राज्यों के अंदर था, अब केंद्र के स्तर पर भी आ गया, तो क्या इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी का 2014 प्रधानमंत्री बनने के पहले जो संसद है उसका कोई अनुभव नहीं था, उसकी परंपराओं का कोई अनुभव नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी तो उसी संसदीय परंपरा से निकले थे, लगातार 1950 के बाद से वो इसी संसद में आते जाते, तो उनको एक अंदाजा था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के मूल्य क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उसका किस तरह के सम्मान करना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, पर मैं आपके एक चीज बताना चाहती हूँ बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। आपने कहा ना शुरू में हमने शुरू किया था कि ये अचानक क्यों स्पेशल सेशन अनाउंस कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल सेशन भी अचानक ही अनाउंस करते हैं। आपको याद है विंटर सेशन नवंबर में जब वो होता है, मिड नवंबर में पिछली साल गुजरात का चुनाव आ रहा था, वो बता ही नहीं रहे थे पार्लियामेंट कब शुरू होगा, खींचते गए एंड नवंबर दिसंबर में पार्लियामेंट ऑन हुआ। हम डेट से नहीं बताते हैं कि सेशन कब होगा, पार्लियामेंट कब शुरू होगा, आखिरी मिनट पे ज्यादातर बताते हैं। तो इनका तो ये आदत ही ऐसी है। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया, बिल्कुल मेरे ख्याल डॉक्टर मनमोहन सिंह के यूपीए के टाइम में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस की बिल्कुल कद घट गई थी। सबको पता था कि सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर की जो न्यूक्लियर डील के सिवाय सारा तो रिमोट कंट्रोल तो सोनिया गांधी और दस जनपद के हाथ में था। तो उसको लेकर नरेंद्र मोदी को इसीलिए इतना कद उनका ऊपर हुआ क्योंकि वो एक बिल्कुल डिसाइसिव चीफ मिनिस्टर, इंदिरा गांधी के रोल में मॉडल में जो उनके पास अनुभव है, स्टेचर है, डिसाइसिव है, ये सब लेके। और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस शुरू में हमने क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फिर से अपना पुराना ग्लोरी मिल गया है, जो खो गया था मनमोहन सिंह के टाइम में, वो उनको वापस मिल गया है। तो बिल्कुल ये थोड़ा बहुत तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत के आए या यूपीए हार के आए, ये डिबेट तो बहुत हुई है। हाँ, और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, ये मैं अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू सुन रही थी। उन्होंने कहा था कि कयास हो रही थी कि क्या आप चुनाव जल्दी करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे पास तो बहुत सारे अभी डिसीजंस हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि उन्होंने इंडिकेट किया था कि हम चुनाव जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको बहुत सारे बिल्स पास करने हैं। उन्होंने ये शब्द भी यूज किया था कि अभी हमको बहुत काम करना है, बहुत बिल्स पास करने हैं और बहुत डिसीजन लेनी है। तो या तो फिर मैं हम कयास नहीं लगा रहे, लेकिन मैं जो सुन रही हूँ, एक तो जम्मू कश्मीर का भी मामला हो सकता है क्योंकि अभी कोर्ट की अगर आप टाइमिंग देखें, कोर्ट की सुनवाई खत्म हो गई है, अभी डिसीजन आनी है स्टेटहुड को लेके। मेरे ख्याल में कोर्ट ने भी इनको बोला है कि आपको स्टेटहुड के बारे में आप लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर काफी भारी पड़ा है, तो शायद ये कर दें क्योंकि ये वो भी आ रहा है चार्ज सरकार के ऊपर कि आप फेडरलिज्म के खिलाफ हैं, आप बहुत करते हैं हर चीज स्टेटहुड की, बिल्कुल आप स्टेट्स की राय नहीं लेते हैं। तो शायद वहाँ स्टेटहुड का कर दे तो कुछ ना कुछ, मैं भी मानती हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, ऐसे नहीं होगा, खाली हाथ नहीं आएंगे और कुछ गुड न्यूज आएगी क्योंकि ये चुनाव आ रहा है तो अच्छी खबर आनी पड़ेगी। या तो राम जन्मभूमि हिंदुत्व कुछ एंगल लेके आएंगे, इसमें मतलब कोई शौक नहीं होगा, मुझे लगता है अच्छा ही सरप्राइज होना चाहिए क्योंकि इतने चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए कोई इतना भी सनसनी नहीं होगा। विजय जी, आप बताना चाहेंगे कि दरअसल किस चीज को लेके हो सकता है, क्योंकि अभी तो तीन चीजें हैं। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन, जो मुझे लगता नहीं है, महिला आरक्षण बिल के बारे में, महिला आरक्षण बिल के बारे में बातचीत हो रही थी, और अब ये प्रिया ने इस पे कश्मीर भी डाल दिया है। आपकी नजर में क्या, मैं विनोद जी के पास आता हूँ लेकिन आप उसका जवाब देख रहे हैं। क्योंकि एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, शायद वो चुनाव मध्य प्रदेश के साथ भी कर सकते, क्योंकि चुनाव भी जल्दी करना है, क्योंकि हम क्या अनाउंसमेंट है जो सितंबर में होती है, नवंबर की डेट नहीं कर सकती है। विजय जी, मैं इस आदत में नहीं रहा हूँ, मैंने पत्रकारिता के उस स्वभाव को छोड़ दिया विनोद जी के साथ साथ कि मोदी सरकार में कयास लगाए जाए। रोज फेल होने में मजा नहीं आता, शर्मिंदगी होती। आज एक दिन फेल हो जाइए नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्शंस हैं वो प्रीपोन नहीं होने वाले, ये मैं पक्का कह सकता हूँ आपको। लोकसभा के चुनाव प्रीपोन होंगे ऐसा कतई नहीं है। एक देश एक चुनाव एक साथ होने वाले हैं, वो कतई नहीं है। विधानसभा के जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो पोस्टपोन होने वाले हैं, ये नहीं होगा। ये वो सब चीजें जो नहीं होने वाली है, ठीक है ना। होना क्या है वो तो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी, ये बहुत अपना आज का जो चैप्टर इशू था ना बहुत गंभीर है, मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कितना हम लोगों की गिरावट आई है। इसको सोचिए कि जो फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस है हमारे, उसमें 120 दिन से ज्यादा पार्लियामेंट चलती थी, 120 दिन से ज्यादा। और मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था कि 2002 से 2022 में ये घटकर 67 डेज पर आ गई, ठीक है। और लोकसभा की एक कमेटी थी जिसने 1955 में एक रिपोर्ट दी थी और उसमें सजेस्ट किया था कि हमें जो विदेश की कई संसद हैं उनकी तरह से 8 महीने संसद चलानी चाहिए। आपको बताऊं कि जैसे यूएस में है, यूके में है, जर्मनी में है, कनाडा में है, वहां पर साल भर चलती है हाउस। उसकी जो जरूरी छुट्टियां होती है वो होती है, लेकिन वो हमेशा सेशन रहता है। तो अब हम 67 डेज पर आ गए। और जैसे विधानसभाओं का जिक्र हुआ, विधानसभाएं इस समय हिंदुस्तान में एवरेज, यदि 22 का आपको रिकॉर्ड बताऊं, मैं देख रहा हूं कि 21 दिन है। और 21 दिन में भी विधानसभा को देखेंगे तो उसमें कोई चर्चा होती ही नहीं है।
वो केवल बजट के लिए 5 दिन चलाते हैं, उसको सेशन कर लेते हैं, फिर अपना दूसरे जो काम है उसको करते हैं, और वहां पर विपक्ष की भूमिका सब राज्यों में खत्म कर दी गई। इनफैक्ट विधानसभाओं की चर्चा खत्म कर दी गई। दूसरी बात, एक और गंभीर मसला हुआ जिसका जिक्र आपने किया कि आजकल बिल्स जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज को या सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजी जा रही। मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि 26% बिल जो है वो भेजे गए, केवल 26%, और करीब करीब 50% बिल तो बिना किसी बड़े डिस्कशन के, बिना गंभीर चर्चा के पास हो गए। तो ये भी एक डिटोरिएशन है पार्लियामेंट का। एक और मुद्दा है जिसकी चर्चा नहीं करते हम लोग कि 5 साल में, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदुस्तान के संसद में कभी ऐसा हुआ हो कि डिप्टी स्पीकर पिछले 5 साल से है ही नहीं यहाँ पर। डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया लोकसभा में। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आप म्यूट है, किसी के घर से शोर आ रहा, अपने को म्यूट कर लें प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है। तो ये भी एक डिटोरिएशन है। फिर बात हुई कि सरकार का और विपक्ष का किस तरह का तालमेल होता है। उसमें मैं माफी की चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये प्रिविलेज का मामला है, कि हमारे जो चेयर हैं उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। सरकारों की भूमिका तो होती है, सरकारों का अपना एरोगेंस होता है, लेकिन जो अभी बात की थी, राजेश जी ने बात की थी, बड़ा भाई के ऊपर भी जो सबसे बड़ा आदमी होता है, दादाजी है, फादर है, वो बिहेवियर चेयर का होता है। क्या हमारी चेयर, मैं सवाल के साथ कर रहा हूं, क्या हमारी चेयर यानी राज्यसभा और लोकसभा में उस भूमिका को निभा पा रहे हैं? मैंने बहुत सारी चेयर पे बैठे हुए लोगों को देखा है कि जो बड़े बड़े गर्मी वाले मामले होते थे, हाउस चल नहीं रहा, वो खत्म होते जैसे अर्जुन होता था, वो विपक्ष और पक्ष को बिठाकर गुलाब जामुन गरम खिलाते। पार्लियामेंट में बहुत अच्छे मिलते हैं गुलाब जामुन, और वो समोसा खिला के और ढोकला खिला के, और कर देते थे। और सरकार को कहते थे कि जब हाउस शुरू होगा तो 15 मिनट इनको हंगामा करने दो, फिर उसके बाद अपनी बात कहना। तो वो जो चेयर की भूमिका है वो खत्म हो रही है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी बार हमारे जो अपोजिशन के एमपीज हैं उनको सस्पेंड किया गया है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके साथ नाराजगी बढ़ रही है। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत सारे गंभीर मसले हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है कि अब किसी को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रह गया, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। पहले मैंने देखा, क्योंकि इतने साल कवर किए, 30 साल, कि यदि हाउस में कुछ हो गया तो स्पीकर उनको बुलाकर और उसको वहां पर अपने चैम्बर में वो समझा देते थे कि भाई इसकी बात ऐसा है। आज तो ये परंपरा हो गई, जो पहले कभी नहीं था। वो बहुत कम होता था कि नाम लिया जाए। नाम लेना बहुत गंभीर मसला है पार्लियामेंट में, पता है आपको। चेयर अगर एमपी का नेम मेंशन कर रही है, इट्स ए सीरियस मैटर, इट्स अ बिग थिंग। और आजकल मैं देखता हूँ कि हर दिन जो चेयर पर है वो मेंशन करता है नाम, फिर उनको क्योंकि चेयर ने यदि नाम मेंशन कर दिया तो आप सस्पेंड करते हैं। फिर सस्पेंशन भी होता है कि 1 दिन के लिए सस्पेंशन होता है ताकि ये मामले को ठंडा किया जाए। उसका पर्पज होता है 1 दिन के लिए। आजकल पूरे हाउस के लिए आप सस्पेंड कर रहे हो, पूरा जितना सेशन है उसके लिए सस्पेंड कर रहे हो। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी जो पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कमजोर हो रहा है। मैं कोलैप्स नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।